प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे पास रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ साथ आप जान सकते हैं कि कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि स्टवाल। नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया की तमाम हलचल पर हम रखते हैं खास नजर। कहां कौन सा फैक्टर कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित। प्रॉपर्टी मार्केट की हर वो खबर जो मायने रखती है आपके लिए। हमारे शो में प्रॉपर्टी इंडिया में आप देख सकते हैं और साथ ही ज्यादा जानकारी अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना ना भूलें। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नज़र में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चल जाएगा। जानकारी ढूंढना आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। रिजर्व बैंक ने बढ़ते दामों को देखते हुए 6 महानगरों में किफायती घरों की अधिकतम सीमा 65 लाख तक की। 65 लाख रुपए के घरों के लिए अब 50 लाख रुपए तक का लोन आसान शर्तों पर मिलेगा, लेकिन क्या इससे सबका भला होगा? रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और मुंबई में मेट्रो शुरू होने के बाद प्रस्तावित रूट्स के आसपास भी क्या बढ़ेंगे जमीनों के दाम? तो शो की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ। किफायती मकानों पर मिलने वाले कर्ज के सस्ता होने के आसार बढ़ गए हैं। रिजर्व बैंक ने अफोर्डेबल हाउसिंग को नए सिरे से परिभाषित किया है, जिससे 6 महानगरों में 65 लाख तक की कीमत वाले मकानों और अन्य शहरों में 50 लाख तक की कीमत वाले मकान अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत माने जाएंगे। इसके लिए बैंकों के लिए नियमों में ढील भी दी गई है। लेकिन क्या मध्यम वर्ग का ख्याल रखते रखते सबसे निचले वर्ग और उसकी रिहाइश का मुद्दा कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा? रियल्टी सेक्टर को इससे पहले सरकार या रिजर्व बैंक से कभी इतनी तवज्जो नहीं मिली। सिर्फ बजट में ही इसके लिए प्रावधान नहीं रखे गए, बल्कि 65 लाख रुपए से कम दाम के घर खरीदने पर आरबीआई ने कर्ज के नियम भी आसान किए हैं। सस्ते घरों के लिए 7 साल की मैच्योरिटी वाले लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को अनिवार्य रिजर्व जरूरतों और प्राथमिक सेक्टर के लक्ष्य पाने से मुक्त रखा गया है। Actual value is being recognized. Affordable housing is no longer 25-30 lakhs. अब असली में मोल पहचाना जा रहा है। सस्ते घर 25 से 30 लाख रुपए में कहाँ मिलते हैं? आमतौर पर 50 लाख या ज्यादा का लोन लिया जाता है। नए आरबीआई नियमों के तहत मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 65 लाख रुपए तक के घरों पर 50 लाख रुपए का लोन और दूसरे शहरों में 50 लाख रुपए के मकानों पर 40 लाख रुपए के लोन प्राथमिक सेक्टर के लोन के तहत आएंगे। देखते हैं कि जो शहर 65 लाख रुपए तक की श्रेणी में आते हैं उनमें कितने प्रोजेक्ट और मकान लॉन्च हुए। हैदराबाद में 1120 प्रोजेक्ट्स में 1,03,744 मकान हैं। मुंबई में 24 प्रोजेक्ट्स के 3,178 मकान हैं। बेंगलुरु में 1,675 प्रोजेक्ट्स में 1,98,763 मकान हैं। वहीं चेन्नई में 1110 प्रोजेक्ट्स में 1,27,861 मकान हैं और कोलकाता में 789 प्रोजेक्ट्स में 88,326 मकान हैं। आमतौर पर रियल एस्टेट उद्योग और बैंकर सभी खुश हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 15 से 20 लाख रुपए के सस्ते घरों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। Suspect it's not so good for the social housing segment. मुझे डर है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स तो उस सेगमेंट को लोन देने के तरीके तलाश रहे हैं और इससे उनकी और मदद हो जाएगी। लेकिन इससे बहुत सस्ते घरों पर से ध्यान हट जाएगा। Sub 15 lakh segment. The money will move obviously to the higher end, which is easier to. इससे मिड सेगमेंट के लिए पैसे में इजाफा होगा, जिससे सर्विस करना बहुत आसान है। लेकिन इससे बैंक्स, टैक्सी ड्राइवर्स और उन जैसे लोगों को भूल जाएंगे जिनकी जरूरत भी उतनी ही अहम है। Negatively by this amount being increased from 25 lakhs to 50 lakhs. आरबीआई ने मध्य वर्ग के आवास को बढ़ावा दिया है, लेकिन निजी बिल्डर कहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों को सस्ते घरों को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ करना होगा।
affordable housing a single window clearance. Approval should be सरकार को किफायती घरों के लिए टैक्स छूट जैसी चीजें करनी पड़ेगी, तभी लोग आगे आएंगे। right. Give them tax benefits and show them that they can actually make money doing affordable housing. अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ही घोषित किया जा सकता है और होम लोन से बढ़ाकर इसके रेट्स डाउन, मतलब इसमें जो ब्याज की दर है वो भी कम की जा सकती है। इसमें जो बिल्डर इस सेगमेंट को लेंगे, इसमें मकान बनाएंगे, उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस की जो ब्याज की दर है उसे कम किया जा सकता है। आरबीआई का कदम सही दिशा में है, लेकिन डर ये है कि इससे सस्ते घरों की सरकारी योजना पर बुरा असर पड़ेगा। देखना होगा कि 2022 तक सबको घर देने के लिए सरकार की अगली घोषणा क्या होगी। नई दिल्ली से ओइनितम ओझा की रिपोर्ट, एनडीटीवी के लिए। तो जो सवाल ओइनितम अपनी स्टोरी में उठा रही हैं, क्या वो वाजिब हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदीप चौधरी, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं एसबीआई के, और साथ में है शैलेश पाठक, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं भारतीय ग्रुप के। चौधरी साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जाहिर तौर पर अब बैंक्स का जो जाल है वो ज़्यादा फैल सकेगा, वो ज़्यादा लोगों को अब लोन दे सकेंगे, लेकिन क्या ये जाल अब इतना चौड़ा हो जाएगा कि इसमें जो छोटी मछलियां हैं, जिनको छोटे लोन चाहिए और अपना मकान खरीदना उनके लिए शायद सबसे मुश्किल होगा, वो उस जाल में से निकल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बैंक लोन जो हैं एक्सेप्ट एसबीआई और दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक का होम लोन पोर्टफोलियो बहुत कम है। बल्कि ये जो प्रेजेंट लिमिट्स हैं ये बिल्कुल वास्तविक नहीं थे। 30 लाख रुपए में बम्बई में या दिल्ली में कभी घर ही नहीं मिलता था। तो इसको जो रिज़र्व बैंक ने बढ़ाकर 65 लाख किया है, लोन की रकम 50 लाख की है, ये कम से कम 2-3 साल पहले करनी चाहिए थी। पर उससे क्या होता है कि बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट पूरे हो जाएंगे, और पूरे होने पर क्या है, बैंकों को 40% अपना लोन प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है, और जितनी उनका शॉर्टफॉल होता है, यानी 40 की जगह और 35 करें तो 5% उनको बहुत कम रेटों में नाबार्ड के आरआईडीएफ में जमा कराना पड़ता है। तो रिज़र्व बैंक की कोशिश ये रहती है कि इसको इतना कठिन रखें कि कोई भी बैंक प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट पूरा न कर पाए और नाबार्ड को पैसे मिलते रहें। जैसे आपने देखा होगा बजट स्पीच में नाबार्ड को 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ दे दिए, तो ये सरकार तो देती नहीं है, ये बैंकों से वसूला जाता है कि भाई आपने प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट पूरे नहीं किए तो दीजिए। तो प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट जितने कठिन रखे जाते हैं तो नाबार्ड को उतना ज़्यादा पैसा मिलता है। यही आज तक पॉलिसी का उद्देश्य था। तो अब जो है ये वास्तविकता हो गई है, तो उससे जो है बैंक्स, मैं समझता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 10 BP या 15 बेसिस पॉइंट ब्याज दर कम कर सकते हैं अप टू 50 लाख लोन, और जो प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। पहले ये रकम 30 लाख तक की थी, अब इसको बढ़ाकर जब 50 लाख किया गया है, तो इतना ही थोड़ा सा 10 या 15 बेसिस पॉइंट 0.1 या 0.15% गुंजाइश है बैंकों के लिए कि वो कुछ फायदा दे सकते हैं ग्राहकों को। शैलेश से जानते हैं। शैलेश, आपका क्या मानना है? जो डिमांड और सप्लाई में काफ़ी कमी रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट में डिमांड बहुत रही है और सप्लाई उस मुकाबले में इस सेगमेंट में कम, बजट वाले मकानों में कम रही है, तो क्या लगता है कि वो सरकार के पुश के बाद, आरबीआई के इस फैसले के बाद क्या कुछ कम होगी? जी हाँ, मैं अपना नज़रिया देना चाहूँगा एक ऐसी कंपनी की तरफ से जो अगले 3 साल में 10,000 किफ़ायती मकान, लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउस बना रही है, और अगर सब ठीक हुआ तो अगले 10 साल में कम से कम हम 10 लाख अफोर्डेबल होम्स बना लेंगे। तो 10 जुलाई को हमारे वित्त मंत्री ने बजट में एक नेशनल मिशन, राष्ट्रीय मिशन कहा लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग की, और पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, यानी अगले 8 साल में सभी को मकान मिलने चाहिए। तो 10 तारीख को बजट आया, उसमें हम काफ़ी हर्षान्वित हुए सुन के कि इतनी तरजीह दी गई है हाउसिंग सेक्टर को। और 15 जुलाई को आरबीआई ने अपनी नई सर्कुलर में इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग दोनों को समान रूप से ट्रीट किया, दोनों को समान दर्जा दिया। अब मैं आपको थोड़ा पहले उसके ले जाऊंगा। दीपक पारेख साहब HDFC लिमिटेड के अपने चेयरमैन स्टेटमेंट पे उन्होंने पिछले महीने ही कहा था कि आरबीआई को सोचना चाहिए कि क्या ये व्यवहारिक सीमाएं हैं 25 लाख और 10 लाख। और जैसा चौधरी साहब ने कहा, एक अच्छी बात हुई है कि 50 लाख तक का कर्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज में और बाकी शहरों में 40 लाख। लेकिन मैं आपने जो कहा जाल, मैं नहीं समझता कि डिमांड की कोई कमी है। सप्लाई की कमी सिर्फ जो कम कीमत वाले घर हैं वहां है, और हम इसका पूरा हमारा उद्देश्य है कि 15 लाख से 20 लाख
का घर हम ऐसे व्यक्ति को दें। अब यहाँ तीन बातें आती हैं। एक तो उस व्यक्ति के लिए जो ये मकान लेना चाहता है उसके पास पैसा है कि नहीं। नंबर दो, जो बैंक है जो या तो उसको लोन देना चाहता है या हमें लोन देना चाहता है उसके पास सस्ता पैसा है कि नहीं। और नंबर तीन, जो बनाने वाले हैं जैसे हम, उनके पास पैसा है कि नहीं। तो आरबीआई के इस नए कदम से हम तीनों को फायदा होगा। अंतिम आदमी को सस्ते दर पर कर्ज मुहैया होगा, बैंकों को सुविधा होगी क्योंकि किफायती दर पे पैसा मिलेगा तो पैसा दे सकेंगे, और हमें फायदा होगा क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा तो हम 20 लाख से 1 पैसा कम, 15 लाख से 1 पैसा कम में ही मकान बना सकेंगे। चौधरी साहब, आपको ये लगता है कि बैंकों का जो फोकस रहता है वो जाहिर तौर पर नौकरी पेशा लोगों की तरफ, ऐसे लोगों की तरफ रहता है जिनसे उन्हें उम्मीद रहती है कि आपका जो लोन दिया है उसका पैसा वापस आएगा। ऐसे में जो 10 से 15 लाख का घर खरीद रहा है, क्या उसकी तरफ अब तवज्जो जाएगी बैंकों की? देखिए, उसकी स्टेडी इनकम होनी चाहिए। देखिए, दीपक पारेख साहब जो प्रॉपर्टी के लिए इतना कहते हैं, तो उनकी जो कंपनी HDFC वो कोई बैंक से कम दर पे तो पैसा नहीं देती है। तो ये चाहना एक चीज़ है और कर पाना एक दूसरी चीज़ है। देखिए, 15 लाख का अगर लोन हो और उस पे आज के दर पे अगर EMI उसकी बैठे 830 या 900 रुपया पर लाख, तो उसकी EMI बैठती है 12,000 रुपया। अब 12,000 की किस्त चुकाने के लिए उसकी तनख्वाह या उसकी इनकम कम से कम 30-35 हज़ार होनी चाहिए। तो 30-35 हज़ार, मैं तो नहीं समझता हूँ कि आज की तारीख में ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ड्राइवर्स या वेटर्स इनकी तनख्वाह इतनी है। तो उन लोगों के लिए तो ये आज भी रीच के बाहर है। इसीलिए प्रदीप जी ये भी कहा जा रहा है, जैसे आपने अभी रिपोर्ट में देखा कि मध्यम वर्ग का तो सरकार ने सोचा, आरबीआई ने भी सोचा, लेकिन जो बहुत निचला वर्ग है, जैसा आप भी कह रहे हैं, जो कि 15-20 लाख तक का ही मकान खरीदने की हैसियत रखता है, उसका रिहाइश का मुद्दा क्या कहीं पीछे छूट रहा है? उसका कारण ये है, आज किसी भी घर में, शायद मेरी कॉलीग कैन आंसर बेटर, 50% कॉस्ट है लैंड की। बम्बई वगैरह में तो 70% 80% कॉस्ट है लैंड की। तो जब तक लैंड के दाम कम नहीं होंगे तब तक ये हो नहीं पाएगा। और इसका उपाय एक ही है कि लोगों को, जैसे दूसरे बड़े बड़े शहरों में, मैं शंघाई समझ लीजिए, टोक्यो समझ लीजिए या लंदन समझ लीजिए, लोग 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर रहते हैं, पर वहाँ पर जो मेट्रो सर्विसेज हैं और रेल सर्विसेज इतनी अच्छी हैं कि लोगों को 30-40 किलोमीटर आना जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, जैसे दिल्ली में द्वारका है। द्वारका में जो पहले मेट्रो नहीं था तो आने में, समझ लीजिए कनॉट प्लेस आने में 1.25 घंटे लगते थे, और मेट्रो के आने के बाद वो आधा घंटा हो गया। तो जिस तरह से मेट्रो का विस्तार होता जाएगा या फास्ट रेल होती जाएगी, उस तरफ लोगों को दूर रहना पड़ेगा। वो तो दिन गए कि आप 4-5 किलोमीटर अपने काम के अंदर या शहर के हार्ट में रहेंगे, वो कहीं भी नहीं होता। फॉरेन कंट्रीज़ में भी डाउनटाउन अलग होता है और सबर्ब्स अलग होते हैं, तो लोगों को सबर्ब्स में दूर जाना पड़ेगा, पर उनकी जो काम पे आने जाने की प्रक्रिया है उसको आसान करनी पड़ेगी। और दूसरा क्या है, जहाँ पर वो घर बना रहे हैं उसके आसपास स्कूल, अस्पताल, बाजार, ये सब होना चाहिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हाँ, है तो वो पूरी सोशल बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। यहाँ पर हालांकि ये चौधरी साहब के लिए एकदम सही रहता है सवाल, लेकिन शैलेश आपसे भी मैं यहाँ जानना चाहूँगी इस बारे में। अब जब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो बिल्कुल निचले तबके में आ जाते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं कि 50 लाख का मकान खरीदें, तो क्रेडिट गारंटी योजनाएं जो होती हैं वो कितनी ज़रूरी हो जाती, क्योंकि यहाँ पर चौधरी साहब का कहना है कि वो कहाँ से किश्त देगा। ऐसे में इस तरह की योजनाओं को शायद ज़्यादा जोर देना ज़रूरी नहीं हो जाएगा। देखिए, ऐसा है, जो चौधरी साहब ने अभी कहा, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ कि इसे सिर्फ किफ़ायती मकान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 10,000 मकान सिर्फ बना दिए और उन मकानों के बाहर क्या है ये नहीं सोचा। आरबीआई के इस ऐलान से आपको क्या लगता है, 6 महानगरों में कौन से ऐसे शहर हो सकते हैं जहां पर प्रॉपर्टी मार्केट को बूस्ट मिलेगा, प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ेगा आरबीआई के इस ऐलान के बाद, इजी फाइनेंस के बाद? क्योंकि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो प्रॉपर्टी 50 लाख में भी मिलनी बहुत मुश्किल है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे इलाके बता सकते हैं जहां पर प्रॉपर्टी मार्केट उठेगा इस ऐलान के बाद आपकी नज़र में? अगर आप जो दर्शक हैं 10 लाख से 20 लाख तक का मकान खरीदने की क्षमता रखते हैं, तो अगले 1-2 साल में
निश्चित ही आपको ज्यादा सप्लाई मिलेगी ऐसे मकानों की। पिछले कई दिनों से सिर्फ महंगे मकान बन रहे थे, अब सस्ते मकान और किफायती मकान भी बनने शुरू होंगे और हम उसको बनाएंगे, भारतीय ग्रुप बनाएगा। जी चलिए, कॉन्फिडेंस तो खूब यहाँ नज़र आ रहा है कि मकान ऐसे मिलेंगे, लेकिन चौधरी साहब ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि बैंक जो है वो इन मकानों के लिए लोन दें? नहीं, बैंक तो देंगे, पर उसके साथ कई चीज़ें और हैं, जैसे रेंट कंट्रोल। आज भी बम्बई के अंदर, शैलेश जी बता सकते हैं, 1 लाख फ्लैट्स में ताला बंद है कि लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो घबराते हैं कि भाई टेनेंट को दे दिया, जो अनजान है, जान पहचान के बाहर है, तो खाली नहीं करेगा। टेनेंट जो जेन्युइन टेनेंट हैं उनको घर नहीं मिलते हैं। आप नेपाल जाइए, नेपाल के अंदर रेंट कंट्रोल ये है कि 3 महीना किसी ने किराया नहीं दिया, वो तत्काल उसको घर खाली करना पड़ेगा, चाहे दिसंबर की कड़ाके की ठंड हो। और काठमांडू, जहाँ के लोग, मैं निश्चित रूप से दिल्ली और बम्बई से काफ़ी गरीब हैं, देयर इज़ नो स्लम। तो ये स्लम की समस्या फिर भी रहेगी जब तक हमारे रेंट कंट्रोल और ये एक्ट्स रहेंगे। मतलब जो केवल बैंक यूटिलाइज कीजिए, हाँ, केवल जो खाली न पड़े रहे, ताले न लगे ना, उसको प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको कोलेट्रल बनाना, उसको किराए पे चढ़ाना, ये चीज़ें। जैसे मैंने घर ले लिया, उसके बाद मुझे कंपनी से या सरकार से घर मिल गया, तो मैं उसको किराए पे चढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझ पे हिम्मत होनी चाहिए कि किराए के बाद मुझे घर वो वापस मिल जाएगा और किराया ठीक टाइम से मिलेगा। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी के रूल्स हैं उनको भी रैशनलाइज करने का बिल्कुल समय की जरूरत है, उन्हें रैशनलाइज करने की। आखिरी सवाल शैलेश आपसे ले लेते हैं, हमारे पास वक्त कम है। पहले होम लोन में इंटरेस्ट इनकम टैक्स डिडक्शन को बढ़ाया गया, उसकी लिमिट 1.5 से 2 लाख की गई। अब ये इजी फाइनेंस अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हो रहा है। आपकी नज़र में और क्या ऐलान पाइपलाइन में हो सकते हैं? हाउसिंग और जॉब्स के लिंकेज को समझना चाहिए। जितने मकान बनेंगे उतनी लोगों को नौकरियां मिलेंगी, उतना लोगों के हाथ में पैसा आएगा और उतने और वो मकान खरीद पाएंगे। क्योंकि मुंबई जब बंबई था तो चौल बने थे, बहुत अच्छे बने थे और वो रेंटल हाउसिंग के लिए बने थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने रेंट कंट्रोल आके सत्यानाश कर दिया और इसलिए आज के दिन मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट की बात, स्पेशली किफायती मकानों के बारे में नहीं करनी चाहिए। लेकिन चेन्नई में, बेंगलुरु में ये पूर्ण हमारे लिए अवसर है कि हम अच्छे किफायती मकान बना सकें। जी बिल्कुल। यहाँ पर आप दोनों ने जो बात चीज़ कहूँगा कि ये शैलेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। रिजर्व बैंक के नज़रिए में इतना फ़र्क आया। आज से 20 साल पहले रिजर्व बैंक कहता था कि घर के लिए लोन मत दीजिए, और बैंकों पे पाबंदी थी कि 2% से ज़्यादा टोटल लोन घर के लिए नहीं दिए जा सकते। इसीलिए 47 से लेकर 92 में आपने जो घरों का विकास देखा, उसके बाद जैसे ही बैंक्स को अलाउ किया गया कि आप लोन दीजिए, प्रायोरिटी सेक्टर, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, स्टूडियो अपार्टमेंट, पेंट हाउस, तो उसके बाद कितना बढ़ा। तो इसलिए जब ये 20 साल में रिजर्व बैंक ने जब अपनी जो नीति को और वास्तविकता, मतलब रियलिस्टिक बनाया, तो इतना हुआ। तो शैलेश जी, मुझे आशा है कि 10 साल अगर इस तरह की नीति चलती रहे तो आपने बहुत सही फरमाया है कि बहुत घर बनेंगे, बहुत लोगों को काम मिलेगा और जो हमारे शहरों की हालत है वो काफ़ी सुधरेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ख़ास बात ये भी है कि आरबीआई ने ये भी कहा है कि वो समय समय पर अफोर्डेबल हाउसिंग की जो परिभाषा है उसे रीडिफाइन, फिर से परिभाषित करता रहेगा महंगाई के नज़रिए से। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। आप लोगों से हमें ढेरों सवाल रोज मिल रहे हैं। जानेंगे गाजियाबाद से लेकर जयपुर और मुंबई के पास पनवेल में निवेश के अच्छे विकल्प कौन से हैं।